वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में ब्रेकफास्ट बन चुका है, खा लिया है, लेकिन अब बारी है काम की बात करने की। काम की बात में जैसे कि मैंने शो के स्टार्ट में बताया था कि आज हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। अच्छा, जब हम खाने पीने से मुतालिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, वो ये कि स्टमक के प्रॉब्लम्स को कभी कभी लोग समझते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर है। वो ईटिंग डिसऑर्डर्स कैटेगरी में नहीं आता, बिकॉज ईटिंग डिसऑर्डर ज़्यादातर स्टेम करते हैं साइकोलॉजिकल रीजंस की बेसिस पे। इट कुड बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि आप बिल्कुल खा ही नहीं रहे हैं। ज़ीरो साइज़ का जो एक ज़माना आया था, वहाँ पे हमने बहुत सारे मॉडल्स को देखा, सेलिब्रिटीज़ को देखा। बुलिमिया इज़ वन थिंग, कि यानी आप खा लेते हैं एंड देन यू हैव दिस गिल्ट कि अब तो हमें जो है वो वेट गेन होगा, तो यू ऑन पर्पस जानबूझ के आप थ्रो अप करते हैं ख़ास तौर पे। तो इस किस्म के और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नोन लोगों को रहे हैं, बहुत सारे और लोगों को रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक अलमिया ये है पाकिस्तान का कि लोग शेयर नहीं करते। लोग अपने फ्रेंड्स को नहीं बताते, कॉलीग्स को नहीं बताते, कि कोई हमें जज ना करे, कोई हमें लेबल ना करे। हमारे इस सेगमेंट का मकसद ही ये है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ एक सर्वाइवर भी मौजूद हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर है, तो हम उसको भी हाईलाइट करेंगे कि क्या रीज़न हो सकती है, किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू मैं चाहूँगी कि हम अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, एडवोकेट भी हैं। हिज नेम इज़ सैयद आफ्ताब शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेल, हम सैयद आफ्ताब शाह से ज़रूर बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जरीशा नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड जरीशा इज़ फेसिंग और हैज़ फेस्ड दिस डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर। एग्जैक्टली क्या क्या उन्होंने फेस किया आपको खुद अपनी ज़बानी जरीशा बताएंगी। लेकिन पहले हम चलते हैं ज़रा एक जनरल गुफ्तगू की तरफ, कि मुझे ये बताइएगा कि ईटिंग डिसऑर्डर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ईटिंग डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आती हैं। एक तो ईटिंग डिसऑर्डर्स में ज़्यादा उसके बारे में एग्जैक्ट नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि पीपल टेंड टू इंटरनलाइज, मतलब कि वो गूगल करना शुरू कर देंगे और उनको लगेगा कि वो चीज़ें हैं। किसी एक्सपर्ट के पास ही जाएं, असेसमेंट करवाएं, और फिर इसके प्रॉपर टेस्ट्स होते हैं जो आपको, क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, टेस्ट होते हैं जिनसे फिर आपको डायग्नोसिस ये होता है। ये किसी भी जैसे जिस्मानी बीमारी हो उसी ही सीरियसनेस से देखा जाता है। होते ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे आपने कहा, और ये ईटिंग हैबिट्स के बारे में है। ईटिंग हैबिट्स ये ऐसी हैं कि जो कि ठीक हो सकती हैं अगर कि चीज़ें कोई अच्छी, आप अगर कि ईटिंग हैबिट्स अपनी चेंज कर देते हैं। इसके अंदर जैसे आपने कहा पहले कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, एनोरेक्सिया के बारे में कहा, खाना, और ये है सारी चीज़ें हैं वेट के बारे में और बॉडी शेप के बारे में। तो इसके ये जो मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आगे इसको कनेक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, तो बॉडी को अगर कि मैं वेट को, बॉडी शेप को कंट्रोल करना है तो मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा खाने को, या जो है मैं खाना अचानक से खाऊंगा और फिर मुझे गिल्ट होगा जिसकी वजह से मैं पर्जिंग बिहेवियर होता है। गिल्ट होता है कि मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, और प्यूकिंग होती है या इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग को। मुख्तलिफ तरीके होते हैं। और उसके बाद होता है बिंज ईटिंग भी, कि एक साथ कंफर्ट के लिए जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अपनी ज़िंदगी में जा रहा होता है, एनवायरनमेंट का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से इंसान बिंज ईटिंग करता है। कंफर्ट फूड जिसको कहते हैं। अब तो ऑनलाइन ऐप्स भी आ गई हैं, तो रात के टाइम पे मंचिंग कर ली, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2 घंटे सोने से 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, राइट? बल्कि 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन तब भी आप देखेंगे लोग खाते हैं, उसके बाद उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होता है, और आपकी रिकवरी जितनी भी होती है वो सारी स्लीप में होती है। तो अगर स्लीप अच्छी नहीं है तो कॉग्निटिव डेफिसिट तो वहीं से ही होगा, आपकी पूरी लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जिसको हम इमोशनल ईटिंग के नाम से भी जो है वो पहचानते हैं। जरीशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डिफ़िकल्टी आपने फेस की, क्या फेस किया, और उसको कोई भी डायग्नोज करवाया या नहीं करवाया? 1 साल पहले की बात है, एंड मैं कम्प्लीटली अग्री करूँगी। कंफर्ट ईटिंग, मुझे बेंज ईटिंग जो बेसिकली है वो था। बहुत सारे लोगों को पीसीओएस भी के बारे में भी नहीं पता है कि पीसीओएस क्या होता है, और इसकी वजह से भी जो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो ले रही होती हैं कि हमें ये हार्मोनल चेंजेस हैं, मूड स्विंग्स हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस औरतें और हमारी यंग जनरेशन भी लेने लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि 1 साल पहले मुझे इस पीसीओएस का मसला हुआ था, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ। उसके साथ साथ आई रिसेंटली गॉट मैरिड, तो
उसकी भी एक मुझे वो थी परेशानी कि शादी है सर पर और बहुत सारे मसले चल रहे थे, बहुत स्ट्रेस था और मुझे पता भी नहीं चला कि आई स्टार्टेड ईटिंग बहुत ज़्यादा। आई वॉज कंज्यूमिंग फूड के यार मुझे कुछ भी मतलब कहीं पर भी हो रहा है ना, बैठ रहे हैं खा रहे हैं, इतना मैं खाने लगी थी। उसके बाद फिर जब मैं अपने PCOS का इलाज करवा रही थी तो मैं अपने डॉक्टर के पास भी जा रही थी, तो शी वाज लाइक, जब भी जाते थे तो वो मेरा वेट चेक करती थी एंड शी वाज लाइक क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारा वेट कंटिन्यू बढ़ रहा है। 2 सेटिंग्स में तो मैंने उनको नहीं बताया कि भाई मैं तो खा रही हूँ या ये सारी चीज़ें। जब तीसरी दफ़ा मैं गई और मेरा आई क्रॉस्ड 90 तो शी आस्क्ड मी कि क्या कर रही हो तुम, मुझे बताओ आज बैठ के। शी इज़ अ वेरी फ्रेंडली डॉक्टर फरा, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर रही हो। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, बहुत प्यार से समझाया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम कुछ खा रही हो, ज़्यादा खा रही हो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं ये कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है खाना। तो शी वाज लाइक कि कितना खा रही हो, कितना कंज्यूम कर रही हो। मैंने कहा जब मेरा दिल चाहता है मैं खा लेती हूँ, यानी रात में यानी मैंने खाना खा लिया है, आई हैड डिनर विद माई फैमिली और फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने वो जो हमारी डिलीवरी सर्विसेज हैं मैंने उनसे खाना ऑर्डर किया, इतना कि 2 बंदे आराम से खा लेंगे वो मैंने ऑर्डर किया। और तब आपको मैंने थोड़ा एहसास हुआ कि दिस इज समथिंग नॉट नॉर्मल। जब उन्होंने मुझे बोला कि ये शी टोल्ड मी, मुझे उस वक्त भी नॉर्मल लग रहा था, शी टोल्ड मी दैट दिस इज़ नॉट नॉर्मल, यू आर इतना ज़्यादा खा रहे हो, आपका वेट आप इतना गेन कर रहे हो कि आपको लग नहीं रहा। फिर जब उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उनको बहुत टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर ग्रांटेड लिया और मैं घर आ गई। मैंने वही नॉर्मल मेडिसिन जो उन्होंने मुझे दी थी मैंने वो लेना शुरू की और फिर दोबारा से वही सारी मेरी जो रूटीन चल रही थी, खाना मंगवाना, खाना। फिर एकदम से वंस मैं बैठी हुई थी अपने बेड पे एंड आई वाज हैविंग फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर। मैंने एकदम से अपने आप को शीशे में देखा एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, एंड आई फील सो बैड। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट सिटिंग में उनके पास गई तो मैंने डॉक्टर को बोला कि नाउ आई वांट अ चेंज, इट्स लाइक 6 months इससे अर्लियर मैंने उनसे बोला। तो उन्होंने फिर मुझे प्रॉपर एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करवाया कि इसका प्रॉपर खाने का सब कुछ देखो, और फिर उन्होंने सारी चीज़ें मुझे यानी बताएं कि इतना टाइम में आपको इतना खाना लेना है, इतना इंटेक करना है, ज़्यादा नहीं खाना, और वो अब तक मैं फॉलो कर रही हूँ। जरीशा वो आप कर पाएँ, बिकॉज मैं चाहूँगी कि प्लीज़ पुट योर 2 cents इन, बिकॉज अगर आपको एक चार्ट भी मिल जाए मगर वो जो एक इमोशनल रीज़न है ऑफ ईटिंग, तो आपके केस में आप कर पाएँ, आप फॉलो कर पाएँ, राइट? Exactly. मैं चाहूँगी आप उन केसेस के बारे में भी हमें बताएं जो कि कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी उस अर्ज को टू ईट। ये है इशू इम्पल्स का ही होता है, राइट? कि स्ट्रेस की इम्पल्स, स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, कुछ लोग नम करते हैं अपने आप को, ये भी नमिंग का एक तरीका ही है। व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू एज वेल। इसमें मैं एक चीज़ भी पॉइंट आउट करूँगा कि हाउ शी फेल्ट अशेम्ड, कि इसको शेयर जब कर रही थी तो शी फेल्ट कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको अगर मैं बताऊँगी तो उससे मुझे जज किया जाएगा। तो ये भी एक है कि हमारे पास सेफ स्पेस होता नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें। ये अगर के कहना एट फेस वैल्यू कि खाना ज़्यादा खा रही हो, कम करो, दैट डजंट हेल्प, राइट? सेल्फ कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल, ये शुरुआत इसकी जो होती है, यू आस्क मी कि क्या करना चाहिए या किसी के पास अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो वो क्या करे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लविंग योरसेल्फ, और ये प्रॉब्लम वहीं से ही शुरू होती है। और इसका ताल्लुक थोड़ा सा गहरा है, अगर कि इसका इफ यू लुक एट इट डीप रूटेड प्रॉब्लम, इसका फैमिली से भी इसका ताल्लुक है कि आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट पेरेंट्स बनाते हैं। मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ और मुझे क्या लगता है कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, राइट? ये पेरेंट्स आपको सिखाते हैं। अगर पेरेंट्स क्रिटिसाइज करते हैं आपको बॉडी शेप के बारे में, वेट के बारे में, तो आपका वही नज़रिया, आउटलुक बन जाता है। आपके अंदर एक आवाज़ होती है, वो आपके पेरेंट्स की आवाज़ होती है, एक तरीके से नोटिस करें तो वो जब आपसे बात करती है तो वो बहुत ही क्रिटिकल होती है। जब आप खाना भी खा रहे होते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें ऑपोजिट जाती हैं किस चीज़ के? सेल्फ लव से, कि आप अपने आप से मोहब्बत प्यार नहीं करते, राइट? तो उसका तरीका यही है दैट पहली जो बुनियादी चीज़ है दैट इज़ टू लव योरसेल्फ एंड देन यू विल बी एबल टू हैव दैट सेल्फ कंट्रोल कि मैं ये नहीं कर सकता अपने साथ या मैं नहीं कर सकती अपने साथ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो आपने बात की कि पेरेंट्स से आता है, तो ये जो एक कंडीशनल किस्म की का लव आता है ना, कि अगर तुम कम खाना खाओगे तो ही सही है, या तो ही तुम एक अच्छे बच्चे हो, या तो ही तुम अपनी सेहत का ख्याल रखते हो। मैं चाहूँगी इसके बारे में भी हम बात करें कि जब आप ये सोचते हैं कि अगर मैं एक सर्टन तरीके से दिखता हूँ तभी मुझे माशरा, लाइक सोसाइटी, घर वाले, फ्रेंड्स एक्सेप्ट करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं? मैं उसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जो आपने कहा
कि मैं एक सर्टेन तरीके से दिखूंगी, मेरा बॉडी टाइप होगा, शेप होगा, तभी मुझे मोहब्बत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मुआशरा एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बुनियादी चीज़ है कि इंसानी फितरत में ये कि एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड। तो हमें लग रहा होता है कि अगर कि हमने ये बॉडी शेप अटेन कर लिया तो हमें मोहब्बत और प्यार मिलेगा रिलेशनशिप्स में अपने पेरेंट्स से। वो हालांकि होता नहीं है ऐसा, राइट, बट दैट इज़ हाउ दे थिंक। और वो कंडीशनल आपने बात की, वो कंडीशनल भी बहुत ही एक टॉक्सिक तरीके से आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही होती है और वो पेरेंट्स जैसे आपने कहा बना लेते हैं। तो वो इट लीड्स टू दैट पॉइंट कि वेयर यू थिंक के यू आर नॉट डिजर्विंग ऑफ लव। और डिजर्व आप तभी करते हैं अगर आप ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें। मैंने पेरेंट्स का सिर्फ एक आपको बताया, मीडिया का भी उससे ताल्लुक है, सोशल मीडिया का भी उससे ताल्लुक है कि ये बॉडी टाइप्स, ये जो फेमिनिन ब्यूटी का जो स्टैंडर्ड है, ये डिफाइन कौन कर रहा है, कौन बता रहा है। जैसे कि 19th सेंचुरी में कोर्सेट्स होते थे, औरतें पहनती थी, टाइट होते थे, यहाँ पे उनकी बॉडी को शेप देते थे। उससे कितना उनको मेडिकली कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं कि ब्रीदिंग की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा खराब हो गया, रिब्स के प्रॉब्लम हो गए, प्रेगनेंसी के इश्यूज हो गए। लेकिन कब तक वो जाएगा? अब वो 19th सेंचुरी से हम इस सदी में आ गए, तो अभी वो कॉस्मेटिक्स में चला गया कि चेंज करवा लो अपने आप को, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो ये एक सोसाइटी का बहुत, ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही एक पेंडोरा बॉक्स की तरह एक बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी व्हिच पीपल डोंट वांट टू फेस एज वेल। एब्सोल्युटली। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि इसमें सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है। लेट मी से समथिंग कि जितने भी मैगजीन्स आप देखते हैं, जितने भी आप सोशल मीडिया पे किसी की फिल्टर वाली कोई पिक्चर, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ फिल्टर के बगैर भी अक्सर लिखा होता है नो फिल्टर, मगर ये नहीं बताया होता कि आप किस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए थे और किस स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए थे और कितने विच इज फाइन। हम इस चीज़ को डिग्रेड नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी अपने लिए एक्सेप्टेंस का जो मयार है वो इस पे मबनी नहीं होना चाहिए। जरीशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि आपने बताया कि आपने खुद फील नहीं किया इतना जब तक आपको किसी और ने नहीं बताया, राइट? तो जब आपने इस पे काम किया विच इज सक्सेसफुल, आप जो है वो अब एक उस चीज़ में से निकल आई हैं, व्हाट्स द डिफरेंस, क्या फील करती हैं? पहले ये होता था कि जब मैं खा रही होती थी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। अब ये होता है कि एंजाइटी होती है, लेकिन आई हैव टू पुल माई सेल्फ बैक के नहीं, खाना नहीं है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होंगी। और अगर पहले के मुकाबले में बात करूँ तो पहले शीशे में देख के बहुत बुरा लगता था, अब आई फील कि नहीं, मैं वापस जो मैं थी मैं वो वापस अपने फेस पे आ गई। इसमें ऐड करूंगा कि इनको नम करने का इनका तरीका फूड था ना, राइट, एंड दैट इज फाइन। मतलब लेकिन कुछ लोग स्ट्रेस के अंदर दे यूज सब्सटेंसेस एज वेल। बिल्कुल। चाहे वो ओपियोइड्स हों, जो कि ऑफ द काउंटर आपको मेडिसिन मिलती हैं जिससे आपको ये चीज़ें एक इफेक्ट मिलता है नम होने का, है स्ट्रेस का ही ताल्लुक, जिसकी वजह से आपका वेट बिल्कुल कट होता है, या किसी किस्म का नशा भी हो गया। आप होते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन, इसका ताल्लुक डिप्रेशन से भी है। डिप्रेशन के एक सिम्टम होता है, सवाल होता है जिसके अंदर पूछते हैं कि क्या आपने वेट गेन किया या लूज किया है पिछले 1-2 महीने में, और उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा होता है, इसका गहरा कनेक्शन है। मैं ये जेंडर डिफरेंस भी एक बताऊंगा कि औरतों को ये ज़्यादा होता है। जो मैंने बात की आपसे फेमिनिन ब्यूटी कहाँ से आ रहा है, उसकी वजह यही थी। और मैंने आपको वेट का बताया था शुरुआत के अंदर, और बॉडी के ऊपर फोकस बताया था। ये फॉर सम रीजन सोसाइटी का भी इससे ताल्लुक है, बट जनरली पीपल नीड टू हैव अ डायलॉग अबाउट इट कि ये औरतों के साथ ज्यादा हो रहा है। अच्छा, औरतों के साथ ज्यादा हो रहा है, इस बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। काम की बात में हम बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, और बहुत कॉमन एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो जरीशा नकवी हमारे साथ है, उन्होंने शेयर भी किया कि बिंज ईटिंग इज वेरी कॉमन। आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने इस चीज़ को एक पैथोलॉजी समझा और आकर शेयर किया। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट सैयद आफ्ताब, और इनसे मैं जानना चाहूँगी, सिंस हम बात कर रहे थे सर के ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन का आपस में एक ताल्लुक है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, आप कोई स्टैट्स भी इस पे शेयर करना चाहेंगे? ग्लोबल प्रेवलेंस जो इस मेंटल हेल्थ ईटिंग डिसऑर्डर्स की जो है वो है 9%। वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर 9% लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। यूएस के भी अंदर प्रेवलेंस जो इसकी है वो 9% ही है। 9% ऑफ द पॉपुलेशन उनमें ईटिंग डिसऑर्डर पाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आई डोंट वांट पीपल कि ये इसको एक डिजीज़ कंसिडर करें। डिसऑर्डर और डिजीज़ में बहुत बुनियादी फ़र्क होता है। डिजीज़ जो होती है क्यूरेबल होती है, डिसऑर्डर मिटिगेट कर सकते हैं, यानी कि ज़िंदगी में अगर स्ट्रेस होगा तो वो डिसऑर्डर सामने आ जाएगा। किसी को गुस्से का मसला है तो वो सामने आ जाएगा। किसी को ईटिंग डिसऑर्डर का मसला है तो ये वो स्ट्रेस में होगा तो उसकी हैबिट वो सामने आएगी। जरीशा ने जो आई एम ऑल्सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर फॉर कमिंग आउट एंड स्पीकिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस, राइट।
और काफ़ी लोग उससे इंस्पायर होंगे और सीखेंगे। इसके ऊपर नॉर्मलाइज करके बात करनी चाहिए। बहुत जेन्युइन हमारी एक मुआशरे का एक प्रॉब्लम है। सो एक ये व्हाट आई वाज सेइंग इज के औरतों में ज़्यादा इस वजह से भी होता है बिकॉज दे आर ऑल्सो जेनेटिकली प्री डिस्पोज टू सम इशूज, मेडिकल कंसर्न्स। जैसे PCOS के बारे में इन्होंने बात की, राइट? वो औरतों को होता है जिसकी वजह से दे गेन वेट बहुत ही आसानी से। उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट रिसर्च जितनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, 22% देखा गया है पॉपुलेशन में। मैंने कहा 9% ग्लोबल था प्रेवलेंस का, हमारे पास 22% है। उस 22% में औरतों को ज़्यादा है और मर्दों को कम है बनिस्बत। अब ये भी हो सकता है कि मर्द अंडर रिपोर्ट करते हैं प्रॉब्ली, और ये भी देखा गया है कि मर्द हजरात जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स को भी अंडर रिपोर्ट करते हैं, बताते नहीं है, क्योंकि एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का तकाजा होता है कि मर्द बताता नहीं है तकलीफ अपनी, तो वो अंडर रिपोर्ट कर देते हैं उसको। ये भी वजह हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है कि उनमें कमी हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन औरतें जो होती हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेती हैं, राइट? तो ये एक लूप में फंस जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि अक्सर हम नॉर्मली रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख रहे होते हैं, इफ वी डोंट जनरलाइज, मेकिंग श्योर वी आर नॉट जनरलाइजिंग, कि औरतें काफ़ी चीज़ें कहती हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, मर्द थोड़ा सा लाइटली लेती हैं। इसका ताल्लुक ये भी हो सकता है कि औरतें सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, पूरी दुनिया में थोड़ी सी एक कंडीशनल उनको प्यार मिलता है कि ये परफेक्ट होगी तो फिर ये चीज़ मिलेगी। जॉब में भी अमूमन देखा गया है, जो बड़े बड़े रैंक्स पे जो CEO औरतें होती हैं, उनके हर स्टेप पे लोगों की नज़र होती है कि अभी कुछ गलत करेंगे और फिर हम कहेंगे औरत है ना, ड्राइविंग गलत की, औरत है ना, तो वो एक प्रेशर भी होता है अफकोर्स। सो अच्छा जरीशा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जर्नी शेयर की एक ऐसी चीज़ की जो कि हो चुका है। PCOS की अगर हम बात करें बहुत कॉमन है, अब इस पे बहुत अवेयरनेस आ रही है, मगर आपके साथ दो चीज़ें एक साथ हो, उसकी वजह से फिर ईटिंग डिसऑर्डर, राइट? तो वो जो एक रिकवरी की जर्नी थी वो कितनी पेनफुल थी और किन किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा? There were so many things जिसके अब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने फेस की ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जब मैं जब मुझे डायग्नोज भी नहीं हुआ था कि मुझे एक डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली, लेकिन होता है ना कि 0.1% जो है चूक हो जाती है। अ मदर वॉन्ट्स हर डॉटर टू बी वेरी परफेक्ट। तो कभी कभी ये होता था कि मैं खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, TV देख रही हूँ, खा रही हूँ, शी यूज्ड टू कम, क्या हो गया, और प्लेट लेके चली जाती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था और उस वक्त शायद मुझे उसकी वजह से गुस्सा भी आता था, और मैं ये बोल सकती हूँ कि शायद मैंने उसकी वजह से ज़्यादा खाना भी शुरू किया था। फिर जब डॉक्टर फरा ने मुझे, जो मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने जब मुझे सारी चीज़ें बताई, तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अम्मी वाज राइट और वो मेरे अच्छे के लिए कर रही थी जब अगर वो उठा ले रही थी तो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे दोस्तों का बोलना या फिर मेरे कज़न्स का मुझे बोलना कि तुम तो मोटी हो। मेरे कज़न्स ने जो है मेरा नाम ही रख दिया था। सॉरी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी और आई एम श्योर कि आप प्लीज़ इसमें थोड़े से अपना ज़रा इनपुट दीजिएगा कि यू सफर्ड फ्रॉम समथिंग, यू रिकवर्ड। पहला तो ये बात हम करना चाहेंगे कि आप बहुत बहादुर हैं। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने आपको ये बताया, हो सकता है उनकी नीयत, आप कोई शक नहीं करती, मगर तरीका सही नहीं था। एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल। किसी एक इंसान को, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मैं आपको बार बार बोलूँ ऐसे बैठे, ऐसे नहीं बैठे, ये करें, वो नहीं करें, यू विल जस्ट बर्स्ट आउट, कि आपको भी इमोशनली हिट होगी वो चीज़। सो मैं जानना चाहूँगी आफ्ताब आपसे कि ठीक है, जरीशा का इशू आइडेंटिफाई कर लिया गया, राइट? सही तरीका फैमिली का या दोस्तों का क्या होना चाहिए कि किस तरह से उनको बताएं कि ये पैथोलॉजी है और ऐसे सॉल्व हो सकती है? अब पहले तो मैं इनका एक्सपीरियंस वैलिडेट करूंगा। इनकी बाउंड्रीज ब्रेक हुई हैं, दोस्तों ने ब्रेक की हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स ने भी ब्रेक की हैं, और हमारे ये मैंने देखा है कि काफ़ी ये भी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते हैं लोग, बिल्कुल, राइट? और ये वाली चीज़ है कि जिसके अंदर वो ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए, उनका, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उसका इम्पैक्ट अगले इंसान को कितना होगा। ये नहीं पता होता दैट जो एक बंदा है जो पर्टिकुलर चीज़ से गुजर रहा है, आप उसको अगर बोल रहे हो तो उसके ऊपर आपके बोलने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड, हमारे में कोई भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता। उसको जिनके दिल में जो आता है वो बोल देता है, चाहे वो
और बाद में ये बोल देना कि नहीं हम तो हमारा तो ऐसा कंसर्न मतलब, हाँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम, अगर कंसर्न शो करना है ना, बाउंड्रीज आप ब्रेक करने के बजाय आपको ये है कि यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर फ्रेंड, या एक माँ कंसर्न्ड है अपनी बेटी के लिए, तो उसको ये ओपन, एक सेफ स्पेस ओपन करना है जिसमें ये बंदा बात कर सकता है। इसमें शेम का ताल्लुक बहुत गहरा होता है कि लोग अपनी जहनी मसलों के बारे में बात नहीं करते हैं, और यहाँ पर एक स्टिग्मा भी अटैच हो जाता है कि अगर कोई थेरेपी के लिए जा रहा है एंड नथिंग, कोई आपको मसला होने की ज़रूरत नहीं है, ईटिंग हैबिट है या तो प्रॉब्लम है या कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स है या तो आपकी ज़िंदगी में कोई बड़े मसले भी नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, तब भी आप थेरेपी के लिए जा सकते हैं। और ये होता है कि वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होता है, एक रिलेशनशिप जिसके अंदर आपको एक पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा होता है। थेरेपिस्ट आपको बोलता है, आपके एक्सपीरियंस को वैलिडेट करता है, जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, और आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो थेरेपी के अंदर हम करते हैं, आप बाहर जाके लोगों के साथ वो रवैया रखते हैं, जो आपको थेरेपिस्ट जैसे ट्रीट कर रहा है आपको वैसे ही पूरी दुनिया को आपको ट्रीट करना चाहिए। एक बुनियादी रूल है जो कि लोग अमूमन अपने आप को बोलते नहीं है, कि कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बोल सकता जिससे आपको ठेस पहुंचे, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता आपके बगैर इजाजत। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये जो बात हमने की है कि बात क्या कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बात करने का तरीका, जैसे कि जरीशा ने भी कहा। तो अगर वाकई आप किसी इंसान के बारे में कंसर्न हैं तो पहले ये देखें कि कोई इंसान अगर आपको उसी तरीके से समझाए जो आप किसी के साथ कर रहे हैं तो कैसा महसूस होगा। सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर रिकवरी का चांस भी होता है, लेकिन कोई इंसान सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि मैं जज हूँगा या मुझे मेरे फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स को ऐसी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। तैयब बात कर रहा हूँ कराची से। कौन बात कर रहे हैं? हाँ, तैयब बात कर रहा हूँ, तैयब कराची जी से। तैयब, क्या कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी मैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। मेरा इशू ये है कि मेरी जो नेचर ऑफ जॉब है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है। तो उसमें होता ये है कि 2-3 दिन तक जो है मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ, पानी पीता हूँ, दैट्स इट। तो इसका अगर कोई मुझे ये सोल्यूशन बता दें, मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ बेहतर तरीके से, तो काफ़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि आप जो है वो कॉल रखें, सर कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे, इनकी जॉब के मुतालिक, या कोई भी सवाल करना चाहेंगे? कोई चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड क्या आप बताना चाहेंगे? ये उन्होंने उसके सवाल का मुझे एक देखे ना कि मैं 3 दिन से नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि वो मेरी सेहत से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ खाने से। मतलब उसमें खुद ही एक इतने इस सवाल के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान बैठे अगर इनके साथ रूबरू तो काफ़ी चीज़ें हैं जो निकल आएंगी कि वाई डू यू थिंक कि आपको खाना आप डिज़र्व नहीं करते, आप अपना जिस्मानी ख्याल नहीं, और उसका कनेक्शन है इमोशनल और आपके मूड के साथ। खाना आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक्सेसिव एनर्जी मिलेगी क्योंकि खाना जब भी आप खाते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाता है, आपको नींद आती है। ये तो ठीक है, आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको एक अचानक से एक हाई मिल रहा है जिसमें आपकी आंखें खुल रही हैं, फिर आप खाना भी नहीं खा रहे तो आप उसमें काम करते जा रहे हैं, लेकिन क्या उसका इफेक्ट जो आपके जिस्म के ऊपर है और आपके मूड के ऊपर है और उसका जो डाउन आएगा और उसके बारे में भी तो सोचें। वो लैश आउट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे अपना एंगर। लेकिन ये एक चीज़ है कि आपको क्यों लगता है कि आपको ये देखें, एक मर्दों का एक ये भी होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे मर्दों को लगता है कि वो एंटाइटल्ड है कि उनका हर कोई ख्याल रखे। ये तो इसमें तो अलग शो करेंगे हम एक दिन, आप सब हमें कॉल्स करेंगे। तो मुझे ये वाला देखें, बीवी से शादी की, बीवी जो है शादी की है, बीवी मेरा ख्याल रखे। बीवी क्यों ख्याल रखे आपका? आप अपना पहले ख्याल रखें, राइट? और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ से आती है पहले। पैम्पर्ड बच्चा जो होता है, अपनी माँ का लाडला बच्चा, ये वाली चीज़ है कि फिर ये ऐसा जो सवाल जो पूछते हैं तो इनको पहले अपने अंदर देख के पूछना चाहिए कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहा। सही। क्या ये बचपन में मेरा ख्याल कोई रखता था और अब नहीं रखता, और वो तकलीफ है मेरे अंदर कि मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगा? ये है क्या कोपिंग? क्या है ये कोपिंग? ये रिस्पॉन्स ऐसा मेरा क्यों है कि मैं अपने आप को निगलेक्ट कर रहा हूँ? इंसान अपने आप को निगलेक्ट जब भी करता है उसको एक नज़र अपने अंदर देखना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ अपने साथ। किसी और को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, ज्यादती तो मैं अपने साथ कर रहा हूँ, और ये क्यों कर रहा हूँ, राइट? तो ये वाली चीज़ें जो है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ये हैबिट ही है, ईटिंग डिसऑर्डर वाली हैबिट है, और इसको चेंज करने के लिए या तो 2 तरीके हैं, या तो यू हायर एन एक्सपर्ट और अकाउंटेबिलिटी वहाँ से लें। जैसे जरीशा ने किया, एक एक्सपर्ट को हायर किया और उन्होंने स्केड्यूल बना के दिया। अब मुझे ये स्केड्यूल फॉलो करना है, क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट माय डॉक्टर। ऑल्सो मैं अपने आप को भी लेट डाउन नहीं कर सकती, मुझे ये करना है और ये मेरे लिए सबसे बेहतर है।
राइट। और जब भी कोई फैसला आप ले रहे हो, ये जैसे इनके लिए फैसला था, तो 6 महीने बाद देखें कि क्या आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत उससे इम्प्रूव होगी, और वो बेहतरीन फैसला है आपके लिए, अगर कि आपको दोनों में हाँ मिलता है, राइट। तो एक स्केड्यूल है, या तो अकाउंटेबिलिटी है कि मैं अपने आप को अकाउंटेबल, सेल्फ कंट्रोल मेरा इतना अच्छा है कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ये कर सकता हूँ, जो कि बहुत मुश्किल भी होता है। और ये तो तब होगा ना जब वो इस चीज़ को एक डिसऑर्डर समझेंगे। रियलाइजेशन, जैसे कि अब आपके कहने पे उनको रियलाइजेशन हुई कि ये डिसऑर्डर है, राइट। तो जब आपको ये पता चल गया कि दिस थिंग इज नॉट नॉर्मल, तो फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। अच्छा, और कितना ज़रूरी है कि आप किसी, जैसे आपने कहा कोई अंडरलाइन ऐसा कोई फैक्टर हो सकता है, पहले कोई ख्याल रखता था अब नहीं करता, आपका कोपिंग मैकेनिज्म है, तो एक थेरेपिस्ट के पास अपने उन मसलों को लेके जो आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, बाद में ईटिंग के सेंस में भी वो निकलेंगे, थेरेपिस्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है? थेरेपिस्ट के पास देखें, एक रियलाइजेशन की हमने बात की थी, अमूमन लोगों को एक मेडिकल रिपोर्ट से रियलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि इसका ईटिंग डिसऑर्डर का आपकी जिस्मानी सेहत का से बहुत ताल्लुक है। एक एग्जांपल देता हूँ, थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे, ये आपका कनेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म से, कि कितना रेट आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रेक डाउन कैसे कर रहा है खाने को, कितनी स्पीड से कर रहा है। अगर यही रिपोर्ट अगर सामने आ जाती है आपके, तो उसको आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाइपो है या हाइपरथायराइड है। ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको रियलाइजेशन दिलाती हैं कि ओके, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ये रियलाइजेशन अलग होती हैं और साइकोलॉजिकल अलग होती हैं। साइकोलॉजिकल ये हो गई कि आपके मसले चल रहे हैं रिलेशनशिप्स में से। 2 चीज़ें आपने देखनी है एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, कि थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए नहीं। ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, के काम कैसा कर रहा हूँ मैं, मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, पहले कितनी होती थी, अब कैसी है। दूसरा जो है वो है सोशल फंक्शनिंग, कि मेरे रिश्ते कैसे हैं, चाहे वो रिश्ते अपने हस्बैंड वाइफ, अम्मी अब्बू, दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ कैसे हैं, कि पहले जैसे थे वैसे हैं या उनमें अफेक्ट हो रहा है। कि मैं क्या, फॉर एग्जांपल, पहले मैं लोगों से, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर का होता है, शेम आपको रोकता है पार्टीज, दोस्तों से, दावतों में जाने से, क्योंकि लोग आपको जज करेंगे, आपको महसूस होता है। सोशल आइसोलेशन हो गई, सोशल फंक्शनिंग डाउन हो गई, राइट। प्रोडक्टिविटी, आपके एनर्जी लेवल्स पे अफेक्ट करता है ईटिंग डिसऑर्डर, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हो सकता है खत्म हो रही हो। उस पॉइंट पे आप फिर एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। हो सकता है आप एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं कि थेरेपिस्ट मुझे बताएगा तो शायद जो है ना मुझे उससे कुछ फायदा हो जाए। तो तब आपको ये जो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं टू नो कि हाँ थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब आपकी ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, और वो आपको डेफिनेटली पता होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना पता हो। सो यहाँ पे हमारे इस सेगमेंट का जो टाइम है वो कम हो गया है, ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है। सो जरीशा, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दिल से बहुत सारा शुक्रिया कि आप आई एंड आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये चीज़ शेयर की। एंड आई एम श्योर कि आप चाहेंगी कि जो भी PCOS के मसले से या फिर इस ईटिंग डिसऑर्डर से गुजर रहा है वो नॉर्मलाइज कर सके, इस चीज़ को समझ सके और ट्रीट करा सके, राइट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने, कम टाइम होता है हमारे पास जब हम कोई एनालिसिस की, थेरेपी की बात करते हैं, तो वो एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है, मगर मकसद हमारा ये था हमारे एक्सपर्ट के थ्रू, जरीशा के थ्रू, कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ फेस करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, समझेंगे ये एक मसला है, उसके बाद एक्सपर्ट के पास जाएं, और साथ साथ जो है ना वो एक विल पावर रखें अपने अंदर कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और उसके बाद जो ज़िंदगी होगी ना, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से मोहब्बत करें। एब्सोल्युटली, उसके बाद की ज़िंदगी वुड be worth it. Well,